कर दो चाहे सुरेश जी, ऑन कर दो। इसमें लास्ट हमने उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज पढ़ेंगे हम प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में। देखो, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की अगर बात करें तो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, हम पढ़ रहे थे केंद्र सरकार, संघ सरकार। संघ सरकार में हम पढ़ रहे थे कार्यपालिका। क्या पढ़ रहे थे? कार्यपालिका। और कार्यपालिका में आप लोगों ने पढ़ा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आज पढ़ोगे आप पीएम व मंत्री परिषद। और इसमें एक पोर्शन और है आपके कार्यपालिका में, वो है महान्यायवादी। सबसे बड़ा पोर्शन जो था वो आप लोग कर चुके हो, राष्ट्रपति वाला। उपराष्ट्रपति वाला पिछली 2 क्लासों में आपने किए, और आने वाली 2 या 3 क्लासों में आप प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के बारे में पढ़ोगे। खास और इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये प्रधानमंत्री वाला, ठीक है। क्योंकि भारत की जो संसदीय शासन व्यवस्था है, इस संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और क्या है? मंत्री परिषद है। जबकि संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में किसको देखा जाता है? राष्ट्रपति को देखा जाता है। तो प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के बारे में एक बात तो तय है कि आप अनुच्छेद कौन से पढ़ोगे? 74 और 75, ये 2 अनुच्छेद आप पढ़ोगे। इन 2 अनुच्छेदों में आप पूर्ण तरीके से जान पाओगे कि भाई वास्तव में प्रधानमंत्री जो है और मंत्री परिषद जो है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, कैसी इनकी शपथ होती है, कैसी इनकी कार्यशैली होती है, वो सारे महत्वपूर्ण प्रावधान अपन इसमें देखेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 74 एक बताऊंगा, इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे। अनुच्छेद 74 में 2 बातें पढ़ेंगे। पहली बात तो क्या होगी कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का प्रधान जो होगा, वो प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ऐसा किस में कह रखा है? अनुच्छेद 74 1 में कह रखा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, किसके लिए होती है मंत्री परिषद? सहायता और परामर्श के लिए या सलाह के लिए होती है। किसकी सलाह? किसको देती है सलाह? राष्ट्रपति को। क्योंकि हमने शुरू में देखा है, अनुच्छेद 53 में देखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। और उस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करेंगे और या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। और उन अधीनस्थों में कौन शामिल है? मंत्री परिषद शामिल है, प्रधानमंत्री शामिल है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद होगी, उसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। लेकिन इस सलाह का 2 तरीके से उपयोग हो सकता है, और दोनों तरीके जो हैं वो संविधान संशोधन के द्वारा थोपे गए। किसके द्वारा थोपे गए? संविधान में सिर्फ इतना ही कह रखा है कि ये जो सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, वो कितनी बार सलाह देगी, कैसी सलाह देगी,
क्या सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है या नहीं है, वो सारी बात, क्या उस सलाह को राष्ट्रपति वापस भेज सकता है क्या, इन सारी बातों पर बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने जब राष्ट्रपति के साथ काम किया तो सबसे पहला फेज आता है इंदिरा गांधी के का समय। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उन्होंने एक संविधान में संशोधन करवाया, और जो बहुत चर्चित संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, जिसको आप 42वां संविधान संशोधन 1976 के रूप में जानते हो। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या कहा गया, इसमें थोड़ा सा फेरबदल करते हुए कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा जो सलाह दी गई है वो माननी पड़ेगी। यानी कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए क्या है, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है, हर हालत में वो सलाह माननी पड़ेगी। राष्ट्रपति को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उस सलाह को एक बार देखना है और उसको लागू कर देना है। लेकिन जैसे ही पार्टी बदलती है, सरकार बदलती है, एक नए प्रधानमंत्री आते हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मोरारजी देसाई। उनकी सरकार ने एक और संविधान में संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन जो किया गया था, 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1978 में ये जो बाध्यकारी सलाह बनाई गई थी, इस पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पार्ट जोड़ा गया। अर्थात ये कहा गया कि ये जो सलाह बाध्यकारी बनाई गई है, ये बाध्यकारी ना होकर राष्ट्रपति इस सलाह पर विचार कर सकते हैं, और विचार करके एक बार के लिए वापस किसको भेज सकते हैं, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। अर्थात कह सकते हैं कि एक बार किसके लिए, एक बार के लिए पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। कि राष्ट्रपति जो है इस प्रकार की सलाह जो है वो एक बार के लिए वापस, जब राष्ट्रपति को सही नहीं लगे कि भाई इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए, ये थोड़ी सी लचीली होनी चाहिए, तो वो सलाह वापस किसको भेज सकते हैं, मंत्री। लेकिन इंदिरा जी के समय क्या था कि भेज नहीं सकते, जैसा प्रधानमंत्री ने कह दिया वैसा राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया, जैसा प्रधानमंत्री ने कह दिया वैसा राष्ट्रपति एक बार फिर से सोचने के लिए किसको कह सकते हैं, प्रधानमंत्री को, कि आप एक बार फिर से सोचिए ये बात कहां तक सही होती है या गलत है। ठीक है, एक आप याद रखोगे, अनुच्छेद 74(2). अनुच्छेद 74(2) क्या कहता है, अनुच्छेद 74(2) ये कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी उसको वो सार्वजनिक नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते, और ना ही प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह राष्ट्रपति को दी है, उस सलाह को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो भी सलाह मशूरा होता है वो इन दोनों के बीच में ही रहता है। ना तो राष्ट्रपति उसको सार्वजनिक कर सकता है, ना ही उसको कहां ले जा सकता है, कोर्ट में लेके जा सकता है। तो ये चीज समझ में आई, फिर से बता रहा हूं, देखना। अनुच्छेद 74 किसकी बात करता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। इस मंत्रिपरिषद का काम क्या होगा, राष्ट्रपति को सहायता देना या क्या देना, सलाह देना। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी गई है वो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया, वो सलाह मानने के लिए बाध्यकारी तो है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार वापस विचार के लिए
अर्थात पुनर्विचार के लिए किसको भेज सकता है, मंत्री परिषद को भेज सकता है। 74(2) में ये कहा गया कि वो जो सलाह दी गई है उसको ना तो मंत्री परिषद ना ही राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं, और ना ही भारत के किसी ऐसे न्यायालय में इसको क्या दी जा सकती है, चुनौती। ये बात तो यहां पर हो गई। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 75 की, बड़ा ही खास है। इसमें एक ही बात मैं लिखूंगा, मंत्रियों के बारे में उपबंध, मंत्रियों के बारे में उपबंध। इसमें कुल मिला के आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 75 एक देखोगे, फिर आप देखोगे अनुच्छेद 75 एक कै देखोगे, फिर आप देखोगे अनुच्छेद 75 एक ख देखोगे, अनुच्छेद 75 2 देखना है, अनुच्छेद 75 3 देखना है, अनुच्छेद 75 4 देखना है, अनुच्छेद 75 5 देखना है, और अनुच्छेद 75 6 देखना है। बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है। यहां तक डिटेल में जाके प्रश्न पूछा गया है, 75 एक का डिटेल में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 75 ये क्या कहता है, निम्न सदन में, कौन से सदन में, निम्न सदन में बहुमत दल का जो नेता होगा, बहुमत दल का जो नेता होगा उसे राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेंगे, पीएम नियुक्त करेंगे। नियुक्त करेंगे, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, और सामान्यतः उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है जिसको लोकसभा में क्या प्राप्त हो, बहुमत प्राप्त हो। बहुमत का मतलब आप लोग समझते होंगे, एक बार फिर से बता देता हूं। लोकसभा में वर्तमान में 543 पद हैं, कुल कितने हैं, 543 सीटें, और इन 543 का आधा प्लस एक क्या होता है, बहुमत होता है। क्या होता है, बहुमत। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इतने एमपी अगर कोई एक नेता या एक एमपी के नेतृत्व में रहते हैं या संसद के या लोकसभा के सदस्य के रूप में रहते हैं तो वो बहुमत दल का नेता माना जाता है। जैसे मोदी जी आज वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, उनको लोकसभा में क्या प्राप्त है, बहुमत प्राप्त है। यानी कि इन सीटों में आधे से ज्यादा प्लस एक सदस्य उनके क्या है, समर्थन में है, तब तक वो भारत के क्या है, प्रधानमंत्री है। जैसे ही ये आंकड़ा कम हो जाएगा तो उनको आसानी से प्रधानमंत्री पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 75 एक कहें। अब इसमें साथ में एक ये बात भी कही गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। यानी कि सलाह किसकी होगी, प्रधानमंत्री की, और नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब दिक्कत ये आती है कि कितने व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाए। सदस्य तो 543 है, क्या सभी को मंत्री बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनाया जा सकता। तो फिर क्या किया गया, मूल संविधान में तो कितने मंत्री होंगे इस बात की पुष्टि, इस बात का निर्णय, इस बात को तय कौन करता था, भारत का प्रधानमंत्री करता था कि इतने लोगों को क्या बनाना है, मंत्री बनाना है। लेकिन समय के साथ इनका दुरुपयोग होता चला गया। फिर संविधान में ऐसा फील हुआ, अर्थात प्रधानमंत्री को ऐसा फील हुआ कि क्यों न मंत्रियों की संख्या को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, ताकि कोई और सदस्य इस फिराक में, इस ताक में ना रहे कि मेरा भी नंबर मंत्री बनने के लिए आ सकता है। तो एक संविधान में संशोधन किया जाता है, और उस संविधान को, संशोधन को किस नाम से जानते हैं, 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अब जो कुल मंत्री होंगे
वो जो लोकसभा सदन है, कौन सा सदन, लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होंगे। फिक्स हो गया ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, लोकसभा का 15%, जिसमें प्रधानमंत्री भी क्या है, शामिल है। ठीक है। 75 ख में क्या है, 75 एक ख में ये कहा गया कि मान लो आप लोगों को पता होगा कि दल बदल की बहुत बड़ी समस्या सामने आई थी इंदिरा जी के समय में, उसके बाद भी और वर्तमान में भी। तो दल बदल को रोकने के लिए एक दल बदल से संबंधित कानून लाया गया। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा आप लोगों को पता होगा एक अनुसूची दौड़ी गई थी जिसका नाम था 10वीं अनुसूची। उसमें दल बदल कानून शामिल था, यानी कि पार्टी के 1/3 सदस्य या इससे अधिक सदस्य अगर पार्टी बदलते हैं तो उनकी सदस्यता क्या मानी जाएगी, रद्द मानी जाएगी। लेकिन जब यहां पर बात आई, एक बात मुझे आप बताओ, मान लो कोई लोकसभा का सदस्य, वो वर्तमान में मंत्री के पद पर है, किस पद पर है, उसने दल बदल कर दिया, तो दल बदल कर दिया तो उसकी संसद से सदस्यता तो चली जाएगी, क्या उसका मंत्री का पद भी चला जाएगा क्या? आप मुझे बताओ कि मान लो एक व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है, उसने पार्टी बदल ली मंत्री के पद पर रहते हुए, तो उस पर दल बदल कानून लगेगा और उससे उसकी लोकसभा की सदस्यता क्या मानी जाएगी, रद्द मानी जाएगी। क्या उसकी, वो वर्तमान में मंत्री है, क्या उसका मंत्री का पद भी चला जाएगा क्या? बिल्कुल चला जाएगा। ध्यान रखना, हाँ, भंग नहीं होगी लोकसभा, उस स्थिति में भंग नहीं हो सकती। दल बदल का निर्णय जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसके द्वारा किया जाता है। और कितने लोगों ने दल बदला है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो सदस्यों को उनके पद से हटा देता है, उतने सदस्यों को पद से हटा देता है, पूरी लोकसभा को भंग नहीं किया जाता। ध्यान रखना, दल बदल का फर्क, दल बदल से संसद के वही सदस्य प्रभावित होंगे जिन्होंने दल बदल किया है, सारे सदस्य प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 75(3) में क्या कहा गया है, लोकसभा के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। किसके प्रति? कार्यपालिका जो है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं आता, वो पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ आता है। और यदि वो पारित हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है, और जिससे पूरी सरकार चली जाती है। लेकिन दल बदल से वही सदस्य प्रभावित होंगे जिन्होंने दल को क्या किया है, बदला है, ना कि सारे। भंग कैसे होगी? फिर से मौका दिया जाएगा, जिसके पास ज्यादा बहुमत है उसको वापस आमंत्रित। यही तो खामी है, समझाऊंगा। आप जो आपके मन में जो सवाल है वो देखेंगे अपन, पहले ये कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। आपके मन में सवाल ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लो राजस्थान के 200 लोग हैं, कितने लोग हैं, 200 हैं, और आपने ये कहा कि मान लो 20 लोगों ने क्या कर लिया, दल बदल कर लिया, उनकी सदस्यता चली गई, सदस्य संख्या कितनी बची, 180 बची ना। तो वो जो बहुमत सिद्ध करना होगा ना, जो विश्वास मत हासिल करना होगा ना, वो इन 180 का आधा यानी 90 + 1 होगा, यानी 91 होगा, ना कि 100 + 1 होगा। समझ गए बात को? समझ गए ना बात को? अब तो यही तो पूछना चाह रहे थे आप। तो ध्यान रखना, जितने सदस्यों ने दल बदल किया है, जैसे उनकी सदस्यता रद्द होती है, रद्द होने के बाद जितने मौजूद सदस्य बचते हैं ना, उनका बहुमत लिया जाता है, ना कि कुल का बहुमत लिया जाता है। आपका सवाल ये था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, है ना। हाँ, तो ये चीज है। अब आपको ध्यान रखना है अगला, अनुच्छेद 75 एक है, क्या कहता है, ये कहता है कि दल बदल से सदस्यता के साथ
के साथ मंत्री पद भी समाप्त हो जाता है। ठीक है। 75(2) ये कहता है कि इनकी नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति ने। तो ये किसके प्रसाद पर्यंत काम करेंगे? राष्ट्रपति के। ध्यान रखना, मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब चाहे तब राष्ट्रपति उन मंत्रियों को क्या कर सकता है? हटा सकता है। जितने भी प्रसाद पर्यंत वाले पद है ना, वो सारे पद राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है बिना कारण बताए। बिल्कुल, वास्तविकता कुछ और है। संविधान में आपको इतना ध्यान रखना है, ऐसा कहा गया है। वास्तविकता यह है कि जब भी किसी मंत्री को पद से हटाना होता है ना, इसकी सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहता है कि फला आदमी को पद से क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। वो अब किसी काम का वास्तव में ऑर्डर किसके द्वारा दिया जाता है? प्रधानमंत्री के। क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति तो क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है। उसके बाद में 75(3) क्या कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? सामूहिक रूप का मतलब होता है कलेक्टिव, मतलब सारे लोग। अगर रक्षा मंत्री ने कोई गड़बड़ की है ना, और गृह मंत्री से सवाल पूछा जाता है कि रक्षा मंत्री ने ये कह दिया, तो गृह मंत्री ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता। वो ये कहेगा अभी हमारी मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री के साथ, उसका निर्णय देखते हैं क्या लिया जाता है। यानी कि एक मंत्री अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसका खामियाजा सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो पूरे मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी उनके साथ क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। अर्थात एक व्यक्ति हुआ था मार्ले मिंटो सुधार, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उस मार्ले ने क्या कहा था? ब्रिटिश व्यक्ति था कि मंत्री परिषद रूपी जहाज साथ साथ तैरता है और साथ साथ डूबता है। ऐसा किसने कहा था? मार्ले ने कहा था। ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक मंत्री गया सारों को लेके जाएगा। ठीक। फिर 75(4) ये कहता है कि मंत्री जितने भी हैं इन सब की शपथ, ध्यान रखना एक बात और बता दूं मैं आपको, प्रधानमंत्री की कोई अलग से शपथ नहीं होती। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख संविधान में नहीं है। वो एज ए मंत्री के रूप में क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और इनकी शपथ का प्रारूप कहां है? आप लोगों को करवा रखा है मैंने। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 3 में। याद करो, अनुसूची 3 में मैंने क्या करवाया था कि किसकी शपथ है? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की शपथ। फिर अनुच्छेद 75(5) क्या कहता है? 75(5) ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो संसद का सदस्य नहीं भी है तो भी उसको क्या किया जा सकता है? मंत्री बनाया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण गंगानगर वाले मंत्री हैं, आप लोगों को पता होगा। क्या नाम है उनका? नाम भूल गया मैं। अपनी जो सरकार बनी थी, भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस दौरान आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में हमेशा से ये एक तरीके का वो लगा हुआ है कि राजस्थान की हमेशा 200 सीटों पर एक साथ चुनाव नहीं होते। एक सदस्य की सीट हमेशा और हमेशा चली जाती है। जैसे ही चुनाव करवाए जाते हैं ना, तो एक उम्मीदवार हर साल मरता है। एक उम्मीदवार हर साल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर उस सीट पर चुनाव स्थगित करवाए जाते हैं और फिर आगे चुनाव करवाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा गंगानगर के जो विधायक घोषित थे, प्रत्याशी थे, उनको पहले मंत्री बना दिया गया और बाद में वो चुनाव हार गए। हमारे मंत्री महोदय जी जो हैं वो वहां पर क्या करने गए थे? प्रचार प्रसार करने गए थे। पंजाबी बोल के प्रचार प्रसार किया था, लेकिन चुनाव का रिजल्ट क्या आता है कि वो चुनाव हार चुके। उनकी जगह कांग्रेस का प्रत्याशी क्या जीता था? चुनाव जीता था। सरकार बनने के बावजूद भी जनता ने दिखा दिया कि प्रत्याशी जनता के हित में काम करने वाला कभी हारता नहीं है। चाहे सरकार एक तरफ हो जाए,
चाहे वो अकेला एक तरफ हो जाए। ठीक है, तो याद रखना अनुच्छेद 75(5) यही कहता है अगर कोई सदस्य नहीं है, क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, तो भी वो क्या कर सकता है, नहीं है तो भी उसको क्या किया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे मंत्री कितने समय तक रहते हैं, 6 माह तक रहते हैं, और 6 महीने के भीतर इनको क्या लेनी होगी, सदस्यता लेनी होगी, किसकी, सदन की, चाहे लोकसभा की ले हो या राज्य। याद करो जैसे ही विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद को विदेश मंत्री बनाया गया था, उस समय वो संसद के किसी भी सदन के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। बाद में उनको क्या बनाया गया, राज्यसभा का सदस्य चुनाव जितवाया गया। आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को एक चीज का भी पता होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार कार्यकाल के लिए भारत के क्या बने थे, प्रधानमंत्री। उन्होंने कभी लोकसभा का क्या नहीं लड़ा था, चुनाव नहीं लड़ा था, वो राज्यसभा से सदस्य थे। वो अधिकतर समय राज्यसभा के सदस्य आसाम थे से, और जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय वो कहां से थे, राजस्थान से राज्यसभा के क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, 75(6) क्या कहता है कि इनको वेतन वगैरह क्या मिलेगा। अगर वेतन की अगर मैं बात करूं तो इनको वेतन जो है वो संसद कानून बना के तय करेगी। कौन तय करेगी, वेतन का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 75(6) में, कि मंत्री जो है, प्रधानमंत्री व मंत्री का वेतन समय समय पर संसद कानून बनाकर क्या करती है, निर्धारित करती है। और इनका वेतन कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है, अनुसूची 2 में करवा रखा है ना। संघ के मंत्री जितने भी है उनको वेतन कौन सी अनुसूची के तहत दिया जाएगा, अनुसूची 2 के। तो ये मंत्री परिषद पूरा होता है आपका। अब आप पूछ सकते हो कि एक मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता, लेकिन उसके पास किसकी योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। 25 साल उम्र उसकी होनी चाहिए, 25 साल सॉरी 25 साल की अगर उसकी उम्र है तो उसको क्या किया जा सकता है, यहां तक कि प्रधानमंत्री, आपकी भी अगर उम्र 25 साल है तो आप भी प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हो। बस शर्त है कि आपकी तरफ कोई ध्यान दे, ठीक है ना। और उसके बाद आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करनी होगी, संसद की सदस्यता लेनी होगी, ये योग्यता है। शपथ आप लोगों ने देख ही ली, कार्यकाल आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ध्यान रखना ये मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक वो चाहेंगे तब तक क्या करेंगे, पद पर रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहां पर सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है इनका। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन ऑप्शन में आ जाए कि एक मंत्री का या प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, ऑप्शन दे दे 5 वर्ष, ऑप्शन में दे दे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आपको क्या करना है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 5 वर्ष का कहीं उल्लेख नहीं है। समझ गए बात को, इन चीजों को लिख लेते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद अनुच्छेद लिखना है, फिर लिखना शुरू करना है। थोड़ा सा लैंग्वेज में मैं लिखाऊं वैसे लिखना है, है? ऐसे लिखोगे, फोटो खींच लो, ऐसे लिखोगे फिर लिखाऊंगा ज्यादा टाइम लगेगा। ये आपके एक तरीके से शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे अलग से। हाँ मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे, तो फोटो खींच लो इनको। शॉर्ट नोट्स तो याद करने के लिए बनाए जाते हैं, फिर अपने हिसाब से लिखते रहना इनको। इसमें क्या है कि 2 से 3 पेज का काम जो है, 3-4 पेज का काम एक साथ हो गया आपका। हो गए, अब लिखना शुरू करोगे। सबसे पहले ये हेडिंग लगा लो,
अनुच्छेद 75 74 75। क्या हुआ? थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, इसको करते हैं पूरा, है ना। अनुच्छेद 74 1 लिखना है। लिखो अनुच्छेद 74 1। इसमें लिखना है राष्ट्रपति को सहायता व राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री वह मंत्री परिषद की सलाह से ही प्रधानमंत्री वह मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं। राष्ट्रपति कार्य करते हैं। अगली लाइन से लिखना है 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होंगे। राष्ट्रपति बाध्यकारी होंगे। बाध्यकारी होंगे। फिर लिखना है अगला 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को
मंत्री परिषद की सलाह को एक बार के लिए पुनर्विचार हेतु, गलत लिखा है, एक बार के लिए, देखो ये लिखा हुआ बोर्ड पर, एक बार के लिए पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। देखो एक शब्द मैंने भी गलत लिखा है, मैं बता दूं, वास्तव में मंत्री परिषद शब्द जो है, देखो मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, सर हिंदी पढ़ाए गए होंगे आपको थोड़ी देर पहले, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, शुद्ध कौन सा है इसमें? है बी ऑप्शन आपको शुद्ध लग रहा है? हाँ जी, ए नंबर है, 3 नंबर, हाँ 2 नंबर। वास्तव में इसका उत्तर जो सही है 3 नंबर सही है, याद रखना है। हाँ ध्यान रखना, मात्रा छोटी आएगी, बीच में ये योजक चिन्ह आएगा और द के हलंत आएगा, ध्यान रखना है। एकदम शुद्ध शब्द, ये मैंने भी गलत लिखा है पर मेरे बाद में याद आया कि ऐसा शब्द ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता, ध्यान रखना, एकदम शुद्ध शब्द है ये। मंत्री ठीक है ना। और इसमें समास कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास, मंत्रियों की परिषद, ठीक है ना। हाँ लिखो अगली बात, अनुच्छेद 74(2), यहां तक हो गया ना अपना? 74(2) लिखना है, 74(2). हाँ लिखना है 74(2), मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह, 1 मिनट रुको, मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह, ऐसे लिखो, मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह, मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को न तो राष्ट्रपति सार्वजनिक कर सकते हैं, न तो राष्ट्रपति सार्वजनिक कर सकते हैं, और न ही, फिर से बोल रहा हूं, मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति न तो सार्वजनिक कर सकते हैं और न ही किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अब हेडिंग लगाओगे ऐसी कैसी, ये हैं, सार्वजनिक नहीं कर सकते,
वो सार्वजनिक करने का मतलब है जनता को नहीं बताना है। राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, मंत्री भी नहीं कर सकते, एक दूसरे नहीं कर सकते। ध्यान रखना, आपको पता होगा वास्तव में मंत्री जो शपथ लेता है ना, वो दो प्रकार की शपथ लेता है, अपने पद की प्लस गोपनीयता की। गोपनीयता की शपथ क्यों लेते हैं? गोपनीयता की शपथ इसलिए लेते हैं कि सरकार जो भी फैसला लेगी ना, उसको मीडिया के सामने या किसी और के सामने जल्दी से नहीं लाया जा सकता। हाँ, सबको सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो उसकी क्या कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन उनके बीच में जो सलाह, अब एक बात बताऊं मुझे, फिर मंत्री परिषद का एक ही होगी। मान लो मंत्रियों ने बैठ के निर्णय लिया, और मान लो किसी उद्योग मंत्री ने उद्योगों के संबंध में कोई अच्छा होने वाला था, अपने दोस्तों को पहले ही सूचना दे दी कि भाई उद्योग के क्षेत्र में हम ये काम करेंगे बजट में, तो गोपनीयता कहां रह गई? भारत का जो बजट होता है वो किसके नाम प्रस्तुत किया जाता है? वो सलाह ही तो है, वो राष्ट्रपति की सहायता ही तो है। बजट बनाता कौन है? मंत्री परिषद बनाती है। और कभी देखना आप, जब भी बजट पेश किया जाता है ना, भारत का जो वित्त मंत्री होता है वो ऐसे थैले को ऊपर करके दिखाता है, देखो ये एकदम सीलबंद लिफाफा है, इसके अंदर जो कुछ भी है वो थोड़ी देर बाद आप सबको एक साथ पता चलेगा, इससे पहले इसके बारे में किसी को नहीं बताया गया है। तो ध्यान रखना, पद व गोपनीयता की मंत्री शपथ लेते हैं ना, तो खास तौर पर गोपनीयता का वहां ध्यान रखते हैं जब बजट तैयार किया जाता है। बजट कभी लीक नहीं होता है। आप लोगों को पता होगा, टेंडर जानते होंगे आप, टेंडर जानते होंगे ना? जब भी कोई सरकार किसी चीज का टेंडर निकालती है तो हर कंपनी क्या लगाती है? अपने टेंडर कोड लगाती है, अपना टेंडर लगाती है। मूवी देखते हो ना, मूवी देखना चाहिए आप लोगों को। मैं बार बार से कह रहा हूं कि अपने जीवन में एक होनी चाहिए आपकी, और खास करके मूवी और जो सॉन्ग है ना, वो तो कॉमन चीज है, वो तो सब में होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि मन शांत होता है इंसान का। और साहित्य है ना, साहित्य इंसान को जो है वो एक, कह सकते हैं अपन, एक दयालु, परोपकारी, कई तरीके गुण उसमें लेके आता है। अब गाने वगैरह सुनते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कई शब्द, ठीक है ना, जिससे मनुष्य का हृदय जो है वो एक निखार लेके आता है, कह सकते हैं एक तरीके से। तो कहने का मतलब है कि इन चीजों को खास तौर पर ध्यान रखा जाता है जब बजट पेश किया जाता है, तो किसी चीज की गोपनीयता का, कि जल्दी से उस चीज को किसी के सामने नहीं लाया जा सकता। कहते हैं ना, अब कोई खास बात होती है, कहते हैं ना तुम साइड में आओ, तुम्हारे से अकेले में बात करनी है, क्योंकि वो बात कॉन्फिडेंशियल होती है। वो बात सिर्फ और सिर्फ जिसको कहनी होती है ना उसी को कहना चाहिए। और 5-7 जनों के सामने वो बात बोली जा रही है, तो ना तो उस बात की महत्ता रहेगी, ना उस बात की कोई सीक्रेटपन रहेगा उस बात का, वास्तव में इस बात की वैल्यू, वजन कितना था। तो वही बात है, सबके सामने। कई बार अपन करते हैं ना, किसी एक कोई बात बतानी होती है, उसी को बताते हैं, तो वही बात है। तो बात की वैल्यू तब तक रहती है जब तक वो बात जिस आदमी के लिए बनी है उसी आदमी को कहनी चाहिए वो बात। तो खास करके बजट जब पेश किया जाता है तो इस बात का खास रूप से ध्यान रखा जाता है। और मंत्रियों के टेंडर कोड जो होता है ना, उसमें हर एक कंपनी वाला ये एफ्स लगाता है कि वो टेंडर मुझे ही मिले। लेकिन वो टेंडर किसको मिलता है? जब सरकार, जिस टेंडर के कोड मैच हो जाते हैं, सरकार ये चाहती है कि भाई ये टेंडर हमारे फायदे के लिए होगा। टेंडर यानी कि कम से कम प्राइस वाला और अच्छी से अच्छी चीज उपलब्ध करवा सके, और वो वही कर सकता है जो इस आदमी इस चीज में पहले से ही मास्टरमाइंड हो, ठीक है ना। अगर किसी के टेंडर कोड का एक आदमी को बार बार एक ही टेंडर मिल रहे हैं मान, और उसके टेंडर कोड चोरी हो गए मान लो, अब कोई भी आदमी होगा तो उसकी अपेक्षा सूझबूझ से कोई टेंडर भरेगा तो उसको नहीं मिलेगा वो टेंडर। जिसने चोरी किया है, सूझबूझ से भरा है, उसको मिलेगा टेंडर। तो ये चीज है, हमेशा यहाँ पर गोपनीयता का ख्याल रखा जाता है। शपथ जो है ना अनुसूची 3 में मंत्रियों की, मंत्री किसकी शपथ लेते हैं? अपने पद की शपथ लेते हैं, और पद के साथ साथ संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के साथ साथ गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं कि मैं पद की गरिमा और पद की जो
खास बातें हैं उनको छुपा के जब तक जनता के सामने नहीं करूंगा तब तक जनता के सामने वो बात लाई ना जाए, ठीक है ना। और खास करके बजट तैयार किया जाता है तो उस बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक मंत्री जो होता है ना जल्दी से किसी को कोई बात बताता नहीं है। इसलिए आपने कभी उड़ी मूवी देखी है क्या किसी ने? उड़ी मूवी, उड़ी जो हमला हुआ था ना पंजाब पठानकोट वाला, उस पर विक्की कौशल की आई थी ना, उरी मूवी आई थी ना, उरी हमला हुआ था, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया था सरकार ने, नहीं देखा। उसमें जो भारत का एनएसए होता है ना, वो जब भी प्रधानमंत्री जी से बात करता है तो एक नया फोन यूज करता है और उसके बाद तुरंत उस फोन को तोड़ के फेंक देता है। लिखो इसमें अगली बात, कहां तक लिखा दिया मैंने? कुछ नहीं लिखा है, यहां से लिखना है। 75 ये लिख लिया ना, ऊपर हेडिंग लगा ली ना, लिखो अनुच्छेद 75 1। अनुच्छेद 75 1 में लिखोगे राष्ट्रपति के द्वारा, ये लिखो, हाँ तो हाँ ये हेडिंग लगा दो तो। लिखो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा निम्न सदन में, राष्ट्रपति के द्वारा निम्न सदन में, निम्न सदन में, निम्न सदन के कोष्टक में लोकसभा लिख देना भाई, लोकसभा का ही दूसरा नाम है। राष्ट्रपति के द्वारा निम्न सदन में बहुमत, बहुमत प्राप्त, बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। एवं, एवं प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है एवं प्रधानमंत्री के परामर्श, प्रधानमंत्री के परामर्श या सलाह से, प्रधानमंत्री के परामर्श या सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला लिखोगे अनुच्छेद 75 1 क, अनुच्छेद 75 1 क, अनुच्छेद 75 1 क 91वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन दो 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या, मंत्रियों की अधिकतम संख्या
अधिकतम संख्या लोकसभा सदन का 15% हो सकती है। 15% हो सकती है। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। अगला लिखोगे अनुच्छेद 75 एक है। अनुच्छेद 75 एक है। लिखना स्टार्ट करो। इसमें अगर कोई मंत्री अगर कोई मंत्री अगर कोई मंत्री 10वीं अनुसूची के तहत अगर कोई मंत्री 10वीं अनुसूची के तहत 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का दोषी पाया जाता है, दल बदल का दोषी पाया जाता है, दल बदल का दोषी पाया जाता है तो संसद की सदस्यता के साथ संसद की सदस्यता के साथ संसद की सदस्यता के साथ ही मंत्री पद भी फिर से बोल रहा हूं, संसद की सदस्यता के साथ ही मंत्री पद भी रिक्त माना जाएगा। अगला है अनुच्छेद 75 2। आपको एक खास बात बताऊं, मुख्यमंत्री पढ़ोगे आप, मुख्यमंत्री का सारा प्रावधान यही है। मुख्यमंत्री का प्रावधान क्या है? मुख्यमंत्री का प्रावधान ये है, ये जो शुरुआत की दो बातें, ये शुरुआत की दो बातें अनुच्छेद 64 एक में है। किसमें है? 64 एक में बस ये बदल जाएगा, निम्न सदन यानी विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करेगा। वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ध्यान रखना, केंद्र में राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल और केंद्र में प्रधानमंत्री बराबर है। ठीक है, केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा बराबर है। ये यहां पर है, ये उसी समय जोड़ा गया कि राज्यों की जो विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? विधानसभा के कुल सदस्य का 15%। और ये प्रश्न पिछली बार एसआई का जो पेपर हुआ था, वो पेपर देखना आप, उसमें प्रश्न पूछ रखा है कि राजस्थान में मंत्री परिषद की संख्या कितनी हो सकती है। तो ऑप्शन में था 29+1, एक मुख्यमंत्री और 29 मंत्री। आप पेपर देखना पुराना वाला 2021 वाला पेपर देखना आप, उसमें मिल जाएगा आपको। ये प्रश्न आ रखा है। यानी कि एक तो मुख्यमंत्री होगा, आप सोचो 200 है विधानसभा की सीटें, और 200 का 15% निकाल लो, 15 दूनी 30, और 30 में एक तो क्या है? मुख्यमंत्री, और बाकी 29 क्या है? ठीक है, दूसरी बात और बताऊं मैं आपको। दूसरी बात, इसका उल्लेख किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है, और इसका उल्लेख किया गया है। यहां पर इसमें कह रखा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा की उत्तरदायी होगी, वहां पर किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। यहां पर शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, वहां पर शपथ की कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और उल्लेख कौन सी अनुसूची में? 3 में ही है, देख लेना, आपको करवा रखा है। हाँ,
बिल्कुल अनुसूची 3 है। अनुसूची 3 अनुसूचियां बहुत डिटेल में करवाई है मैंने इनको। फिर 75(3) अगर सदस्य नहीं है मंत्री बनाया जा सकता है राज्य में। 6 महीने के अंदर विधानसभा क्या लेनी होगी? सदस्यता। किसमें? 164(4) में। और यहां पर कह रखा है कि इनका वेतन कौन तय करती है? संसद। और यहां पर कौन तय करती है? विधानसभा। ये आपके लिए एक साथ ही हो जाएगी एक तरीके से ये चीज। आगे फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्या कह रहा था, सरकार बराबर है, केंद्र और राज्य बड़े। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक साथ ये चीजें बता दी यहां पर। अब अगली बात लिखोगे यहां पर, ये लिखना है ना 75(2), अनुच्छेद 75(2) लिखा है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, एक मिनट, मंत्री परिषद नहीं, मंत्री लिखो केवल। मैंने ये मंत्री होगा केवल, क्यों भाई मंत्री परिषद कैसे हो सकती है प्रसाद पर्यंत? मंत्री होगा। मंत्री परिषद होगी तो फिर तो पूरी मंत्री परिषद ही हट जाएगी एक साथ। इसमें एक चीज चेंज करोगे आप, ये गलती से लिखा गया है, लिखो सभी मंत्री, ऐसे लिखना है, मैं उसको काट दो, ऐसे लिखो सभी मंत्री, सभी मंत्री, एक मिनट, सभी मंत्री राष्ट्रपति के, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहेंगे।